इस क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 के राउंड के शुरू होने से पहले नेपाल की अगर हम बात करें तो 250 प्लस के ऊपर के जो चेज हैं वो उनके लिस्ट में नहीं थे शामिल। सक्सेसफुल चेज की हम बात करें, इससे पहले वाले मैच में सबसे हाईएस्ट ओडीआई चेज उन्होंने लगाया और इस वाले मैच में सेकंड हाईएस्ट ओडीआई चेज भी उन्होंने कंप्लीट कर लिया सिर्फ 2 मैचों में और 3 दिन के अंदर अंदर। अब एक चीज और आप सबके लिए रिमाइंडर, एक चीज जो हमारी वीडियोस में लगातार आप बहुत वक्त से सुनते हुए आ रहे होंगे, एक लाइन सुनते हुए आ रहे होंगे कि दीपेंद्र सिंह ऐरी से अगर आपको फॉर्म वापस लेनी है, उनको अगर थोड़ा बहुत उनसे आपको अगर रन्स लेने स्टार्ट करने होंगे तो क्या करना होगा उन्हें, एक बार जरूर सोचिए वो हमने क्या कहा था। और उसके बाद जरा आज इनिंग तो आपने देख ली दीपेंद्र सिंह ऐरी के, एक बार जरा जाकर चेक करिए कि वो आज कौन से ऑर्डर में बैटिंग करने आए थे। दीपेंद्र सिंह ऐरी पे आएंगे पोस्ट मैच एनालिसिस में, धीरे धीरे चलिए पहुंचते हैं, लेकिन तब तक सोचिए कि आज वो कौन से डाउन में बैटिंग करने के लिए आए थे। अब यहाँ बात करते हैं इस मैच की। बहुत सारे हमने उतार चढ़ाव उस मैच में देखे हैं। सबसे पहले तो भाई दोनों ही टीमों को थैंक यू सो मच कि इतना जबरदस्त और कॉम्पिटिटिव मैच यहाँ पर देखने को जरूर मिला। एक्सपेक्टेशन थी जिस तरह की कॉम्पिटिटिवनेस की, वही कहीं ना कहीं प्रोवाइड किया स्कॉटलैंड ने भी और नेपाल ने भी, लेकिन अप्स एंड डाउन्स यहाँ पर बहुत देखने को मिले। शुरुआत सबसे पहले कर रहे नेपाल ने टॉस जीता, फील्डिंग का फैसला किया, स्कॉटलैंड बैटिंग करने के लिए आई और फेस बाय फेस में हाल आपसे जरूर जानना चाहूंगा क्योंकि उसी से बहुत कुछ अप डाउन का पता चल जाएगा। बिल्कुल, और पहले फेज की बात करें, अगर पावर प्ले 1 की 1 से 10 ओवर की तो 49 रन स्कॉटलैंड ने जोड़े यहाँ पर और शुरुआत अच्छी हुई, पर एक विकेट का नुकसान यहाँ पर टीम को उठाना पड़ा और 49 पे 1 10 ओवर के बाद ये स्कोर था स्कॉटलैंड का। वहीं पर अगर मिड फेस में आए हम और 41 डॉट बॉल शुरू के 10 ओवर में खेली है, 60 में से बिल्कुल काफ़ी डॉट बॉल्स का परसेंटेज है वो काफ़ी ज़्यादा है। वहीं पर अब दूसरे फेस में आए हम 11 से 40 के बीच में तो 144 रन यहाँ पर स्कॉटलैंड ने बनाए और 6 विकेटें यहाँ पर स्कॉटलैंड ने अपनी गंवा दी। यहाँ पर बहुत बड़ा एक प्लॉट जो है वो तैयार हुआ, रन्स काफ़ी अच्छे बने, विकेट को देखते हुए काफ़ी अच्छे रन्स भी आए, पर विकेट भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गिरे हैं। 6 विकेटें यहाँ गिर गए, मिडिल ऑर्डर खत्म हो गया, ऊपर के बल्लेबाज खत्म हो गए। उसके बाद लास्ट फेस में बहुत 82 रन टीम ने जोड़े और सिर्फ 2 विकेट का यहाँ नुकसान हुआ और 18 डॉट बॉल इस बीच टीम ने खेली। 41 से 50 ओवर के बीच में, 11 से 40 ओवर के बीच में 94 डॉट बॉल टीम ने खेली है, काफी कम थी डॉट बॉल का परसेंटेज, काफी ज्यादा गिरा है यहाँ पर, जो कि बेहतर है स्कॉटलैंड के लिए। ये हाल था अगर हम बात करें स्कॉटलैंड का फेस बाय फेस। बिल्कुल, वो बनाए 274 पे 9 50 ओवर के बाद। अब यहाँ पर सिचुएशन की बात करें तो 153 डॉट बॉल्स उन्होंने खेली तो अपने 300 बॉलों में से, यानी लगभग 50 से 51% के आसपास उन्होंने डॉट बॉल्स खेली स्कॉटलैंड ने। अब यहाँ पर एक चीज और फैक्टर आ जाती है एंड एक चीज मैं बात करना भूल गया, मैं उसे यहाँ पर ज्वाइन करना चाहूंगा। आज स्कॉटलैंड ने नए प्लेयर्स को ट्राई किया। काइल कॉर्जर, जॉर्ज मनसे और साफियान शरीफ भी यहाँ पर नहीं थे जो पिछले मैच में काफी बेहतर चले, और जॉर्ज मनसे और काइल कॉर्जर ने खुद को अलग किया और टॉम मैकिंटॉश और अगर मैं बात करूं जैक चार्ल्स, इन दोनों को यहाँ पर लाया गया। सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस दोनों को कि उन दोनों का डेब्यू हो गया, आपका डेब्यू हो गया और अभी लॉन्ग वे टू गो है। चलिए अब यहाँ बात करते हैं, यहाँ पर इन प्लेयर को इंक्लूड किया, एक अच्छा आप कह सकते हैं स्टेप था स्कॉटलैंड के लिए क्योंकि उनका जो टॉप पोजीशन है वो सिक्योर्ड हो चुकी है, वर्ल्ड कप लीग 2 जीत चुके हैं, तो अब क्यों ना मौका दिया जाए यंग प्लेयर्स को, ये एक अच्छी सोच जरूर वहां पर थी। अब यहाँ बात करते हैं स्कॉटलैंड की बैटिंग की। 49 पर 1 विकेट, उसके बाद जो फेज शुरू हुआ यहाँ पर डेफिनेटली स्कॉटलैंड के बैट्समैन ने जबरदस्त स्ट्रगल किया और इसके पीछे आपको क्या किस तरीके के शॉट सिलेक्शंस नजर आए? आप बॉलर्स को यहाँ क्रेडिट ज्यादा देना चाहेंगे या आपने बैटिंग में कहीं ना कहीं वीकनेस देखी शॉट सिलेक्शंस में? जरूर देखिए, स्पिन तो अच्छी हो रही थी, बॉल ऐसा नहीं है, और बिल्कुल दाद देनी होगी जिस टप्पे पे यहाँ आज बॉलर्स खासकर बॉलिंग रख रहे थे। कुशल मल्ला ने जो ब्रेक थ्रू दिलाया, क्या कैच पकड़ी है वो शानदार, बहुत तेज थी वाकई में। और उसके बाद आप देखेंगे संदीप ने जो काम किया है उसके बारे में जरूर बात करेंगे, पर कुशल मल्ला ने जो एक उनका साथ बेहतरीन दिया, एक स्पिनर जो एक और चाहिए था यहाँ पर, एग्जैक्टली वो उन्होंने एक पार्टनरशिप
जो दी है संदीप लामिछाने के साथ, अगर हम बात करें इस मिड फेस को अगर देखेंगे तो जबरदस्त काम किया है इन दोनों ही बॉलर्स ने। अगर आप टप्पा देखें, लेंथ देखें, लाइन देखें, मिस्टेक करवाना देखें, जबरदस्त आप दोनों को देख सकते हैं। संदीप लामिछाने ने जिस तरीके की बॉलिंग कराई है, और हाँ एक बात और है, स्टंप टू स्टंप बॉलिंग काफी रखी है। हम देखें कुशल मल्ला और संदीप लामिछाने की, जो कि अगर आप उनका विकेट देखेंगे तो आपको और अच्छी तरह, और आपने मैच भी देखा होगा, खैर जितने सुन रहे हैं, और उन्होंने मैच भले ही देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि कोशिश थी ज़्यादा से ज़्यादा कि हम बॉडी के क्लोज रखें, बॉडी के स्टंप टू स्टंप रखें, वाइड ज़्यादा ना रखें तो बेहतर होगा, और आज हमें ये देखने को मिला। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं बॉलिंग डिपार्टमेंट में जरूर चलेंगे। अब यहाँ वापस से मैं बैटिंग की तरफ आता हूँ। यहाँ पर टीम ने स्ट्रगल काफी किया और काफी जल्दी आधी की आधी पवेलियन टीम जो है वो लौट गई। यहाँ पर दो चीजें आपको आगे बताने वाली हैं। एक तो एक बैटल आपको याद होगा, हमने कहा था मैं जरूर देखना चाहूंगा, कुशल मल्ला वर्सेस जो यंग प्लेयर होंगे, एक जोशवान जूलियस नाइबे के खिलाफ और एक जैक जार्विस, और ये बैटल देखने को मिला। आगे बात करेंगे। और संदीप लामिछाने ने एक ऐसा रिकॉर्ड आज बनाया है बॉलिंग करते हुए जो बहुत यूनिक रिकॉर्ड्स में से एक है, वो भी बॉलिंग डिस्कशन में जरूर करेंगे। एंड माइकल लीस की इनिंग आप किस तरह से देखते हैं? उन्होंने क्या बाकी बैट्समैनों से अलग किया जो आज वो सेंचुरी बनाने में कामयाब? बिल्कुल, आप कहेंगे आप लोगों ने तेज क्रिकेट खेला है, उन्होंने विकेट की परवाह नहीं की। सबसे बड़ी बात है कि कितने विकेट गिर गए, क्या गिर गए, लेकिन हाँ पार्टनरशिप बिल्डअप भी किया है। ऐसा नहीं कि खाली हवाई फायर किया। और जब उनको माइकल लीस जब बैटिंग कर रहे थे तब सब कुछ इजी सा नजर आ रहा था, तो सब कुछ इजी सा नजर आ रहा था, बहुत इजी उन्होंने कर दिया। बहुत बहुत ज्यादा बड़े ऑलराउंडर हैं अगर हम एसोसिएट में इस वक्त बात करें स्कॉटलैंड के, या फिर पूरे ओवरऑल क्रिकेट में अगर एसोसिएट के देखें, वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर में से एक है। किस तरीके से तुरंत उन्होंने अपने आप को ढाला है यहाँ पर, इतना बड़ा स्कोर, टीम इतने मुश्किल में थी, आप आते हवाई फायर करते और चले जाते, 30 35 40 बनाते, आप चले जाते, आप लोअर ऑर्डर में आ रहे हैं, आपका काम खत्म हो जाता है। लेकिन नहीं, आपने जिम्मेदारी समझी, एक सीनियर प्लेयर होने के नाते आप लोअर ऑर्डर में आए, आपने इस तरीके की इनिंग खेली जहां पर टीम को जरूरत है टीम को निकालने की। ये अलग करता है सीनियर और जूनियर का फर्क, सीनियर और यंगस्टर का फर्क। आप अगर सीनियर हैं तो आपको ऐसी इनिंगें खेलने की बहुत ज्यादा जरूरत है, कुछ दिखाने की जरूरत है आपको कि आखिर आपको सामने वाला बंदा क्यों आपसे डरे या आपकी इज्जत करे, दूसरी वाली टीम आपके सामने प्लान क्यों बनाए। जब आप सीनियर हैं तो इस तरीके की इनिंग चाहिए होती है, आपके अंदर कुछ बात होती है, और माइकल लीस ने वो करके दिखाया है। 85 बॉलों में 107 रन, स्ट्राइक रेट देखिए आप 127 का तकरीबन का स्ट्राइक रेट, 9 छक्के 3 चौके। बॉलिंग उनके सामने जब बॉलर्स आ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि कितनी खराब बॉलिंग आप करा रहे हैं, लेकिन नहीं, वो उनकी दाद है, दाद देनी होगी। जिस तरीके की उन्होंने आज इनिंग खेली है, किसी को भी उन्होंने आज छोड़ा नहीं। बिल्कुल, नॉट आउट वो गए हैं, 107 रन उन्होंने बनाए, और ये 9 छक्के जो लगाए हैं, ये किसी भी स्कॉटलैंड बैट्समैन की तरफ से किसी भी एक ओडीआई इनिंग में सबसे ज्यादा छक्के हैं, 9 छक्के। जी हाँ, मन से जैसे हार्ड हिटर प्लेयर के भी 9 छक्के नहीं है किसी एक ओडीआई इनिंग में। डेफिनेटली एक बहुत बड़ा माइलस्टोन उन्होंने बनाया। बाकी कई सारे रिकॉर्ड्स उन्होंने बनाए, जाके कम्युनिटी में एक बार जरूर चेक करिए। एंड जैक जार्विस की बात करना चाहूंगा यहाँ पर, ओडीआई डेब्यू उनका हुआ, उन्हें स्टार्ट मिला, 26 रन तक भी पहुंचे, एक इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप भी उन्होंने माइकल लीस के साथ की, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं बैकफुट पे जाकर पंच करने के चक्कर में दिवेंद्र सिंह की बॉल पे क्लीन बोल्ड हो गए। एक और बड़ी पारी की उनसे उम्मीद थी, स्टार्ट तो अच्छा उन्हें मिल गया था, कुछ प्रॉमिसिंग नजर आ रहा है उनके अंदर। ये एग्जैक्टली मैं भी यही कहने वाला था कि ऐसे लोअर ऑर्डर्स पर आकर आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि आप कितनी, जहां अगर बहुत पहले आ गए हैं तो बात अलग है, और बहुत पहले ही ये आए थे, इसलिए ये 26 रन बहुत मायने रखते हैं, मैटर करते हैं, क्योंकि आप स्कोर आपने कहाँ पहुंचाया, एक पार्टनरशिप आपने दी है या नहीं, या फिर आप भी बस उड़ाने के चक्कर में चले गए। ये क्वालिटी यहाँ नजर आई है कि हाँ ये सपोर्ट कर सकते हैं, विकेट जब गिर रहे हैं तो खड़े हो सकते हैं, ये क्वालिटी इन्होंने दिखा दी है, और आगे भी इनसे उम्मीद रहेगी आने वाले वक्त में जितना खेलेंगे, जितना ऐसे क्रंच सिचुएशन में ये खेलेंगे, उतना ज्यादा ये निखरेंगे। एक बात मैं जल्दी से आपसे पूछना चाहूंगा कि ऊपर के बैट्समैनों ने बॉलें जरूर खेली, उनको बॉलें मिली, उन्होंने खेला भी, 15-20 रन पहुंचे, 25 रन पहुंचे, फिर आउट हो गए। आपको क्या लगता है कि इंटेंट में गड़बड़ी आ रही है, या फोकस नहीं जमा पाए, या हैंड पड़ने में दिक्कत हुई है सामने वाली बॉलिंग टीम? बिल्कुल यार, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हैंड पड़ने में दिक्कत हुई है, क्योंकि कुशल और संदीप जो है वो दोनों लेफ्ट और राइट कॉम्बिनेशन वहां पर अपनाए गए थे, और वही सबसे बड़ा फैक्टर वहां पर रहा है। और डेफिनेटली लेंथ भी पड़ने में उन प्लेयर्स को दिक्कत जरूर हुई है इस कंडीशंस में आके। और जिस तरीके से गए 15-20 रन बनाया, सेट हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी आउट होके जा रहे हैं। बिल्कुल, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे आपने शुरू में भी कहा था कि कुशल और संदीप की जो जुगलबंदी रही है वो बहुत शानदार रही है। जितने
भी फेस के लिए उन्होंने रहा है वो बहुत बेहतरीन रहा है, और वहां पर कुशल भुरतेल को भी लाया गया। बात जरूर करेंगे बॉलिंग डिपार्टमेंट के बारे में। ये पूरे बैटिंग का यहाँ पर हाल रहा। यहाँ पर अगर हम देखें तो माइकल लीस की इनिंग बहुत स्टैंड आउट रही, जिसकी वजह से इतना बड़ा स्कोर जो है वो स्कॉटलैंड लगाने में कामयाब रहा डेफिनेटली। अब यहाँ चलते हैं, चलिए सीधे सीधे बॉलिंग की तरफ ही। अगर यहाँ बॉलिंग डिपार्टमेंट की मैं बात करना चाहूँ, एक इंपॉर्टेंट चीज डेली क्रिकेट यहाँ जरूर आप सबके जहन में लाना चाहेगा, मैच टीम जीती है, क्योंकि जैसे हम आपके सामने हर बार कहते रहते हैं कि एनालिसिस में हमारा काम वो है कि आपके सामने सारी परतें खोल कर रखने का, उसके बाद वो आपके ऊपर है आप उसे किस तरह से लेते हैं। एक चीज आप लगातार नोटिस कर रहे होंगे कि सोमपाल और करण जो है वो अपने फर्स्ट स्पेल में काफी वक्त से विकेट नहीं निकाल पा रहे हैं। हमारे विकेट निकालने से मतलब है कि एक विकेट लेकर घर चले जाओ वो वाला विकेट नहीं, एक विकेट कभी कभी एक विकेट निकाल रहे हैं, कभी निकाल ही नहीं पा रहे। कभी दीपेंद्र सिंह एरी आकर ब्रेक थ्रू दिलाते हैं, यूएई के खिलाफ एक मैच में आज कुशल मल्ला ने ब्रेक थ्रू दिलाया। तो जो फर्स्ट स्पेल हो रहा है करण और सोमपाल का वो बहुत ही ज्यादा, अब एवरेज पहले अच्छा था फिर एवरेज हुआ और अब बिलो एवरेज की तरफ जा रहा है। ये कंसर्न थोड़ा सा सोमपाल करण को ध्यान रखना होगा। आने वाले बहुत बड़े बड़े मैचेस अभी भी होने हैं, इस क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में भी, प्लेऑफ में भी, एसीसी प्रीमियर कप में भी। तो इस चीज को दिल्ली क्रिकेट कहीं ना कहीं सामने लाना चाहेगा कि सोमपाल करण का जो फर्स्ट स्पेल है वो अब उतना इफेक्टिव नहीं जा रहा है काफी वक्त से, ये आपकी नजर में डालना जरूरी था। एंड बाकी पूरी बॉलिंग को आप बेहतर तरीके से एनालाइज कर पाएंगे। नहीं जरूर, और जबरदस्त आज बॉलिंग रही है। कुशल मल्ला और संदीप लामिछाने की दाद देनी होगी। बहुत बहुत क्रूशल रहे संदीप इस टीम। फाइनली उनकी लेंथ वापस आ गई है। बिल्कुल, और ये हमने कहा भी था कि वो वक्त के साथ जरूर इतनी जल्दी आ जाएगी। वो किस कैलिबर के हैं, ऐसा नहीं है कि हमने उनको लेकर ये बोल दिया कि हाँ ऐसा हो गया वैसा हो गया, वक्त नहीं लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, और ये होना ही था। संदीप जिस कैलिबर के बॉलर हैं, उन्होंने 1-2 मैच ही लगने थे और उन्होंने वो करके दिखा दिया। तो उन पर ज्यादा डिटेल में जाकर पूरा बात करना, बाकी बॉलर्स की बात कीजिए जरूर। और एक चीज जरूर आपने सही कहा सोमपाल करण की रिदम को लेकर, ये बहुत, अगर आप न्यू बॉल शेयर कर रहे हैं, बस इसी बात का जो है कि एक कंसर्न है, या तो आप न्यू बॉल शेयर मत करिए। चलिए ठीक है, किसी को अगर दिक्कत है, विकेट नहीं मिल रहा है, ओके, मुझे 10 ओवर के बाद लगाइए, 11-12 ओवर के बाद लगाइए। बहुत ऐसे बॉलर हैं जो 11-12 ओवर के बाद आते हैं, जिनको मिड फेस में कराना काफी अच्छा लगता है। कई ऐसे पेस बॉलर रह चुके हैं। तो अगर आप अपने आप को अलग कर लें, आपको लगता है कि शायद मुझसे नहीं हो पा रहा, तो ठीक है, मैं मिड फेस में आऊंगा, वहां ज्यादा ओवर, वहां फोकस करूंगा पुरानी बॉल से, शायद अगर बेहतर हो। अगर नई बॉल शेयर कर रहे हैं तो ये बहाना नहीं बनता, ये एक्सक्यूज नहीं बनता। आपको विकेट दिलाना होगा शुरुआत में, और कोई और आके विकेट दिला रहा है तो आप फेल हो रहे हैं, इसका मतलब। और ये अभी महसूस नहीं होगा, अभी टीम जीत रही है, खुशी का माहौल है, लेकिन सोमपाल करण के दिमाग में ये डेफिनेटली घूम रहा होगा। जी हाँ, घूम रहा होगा, क्योंकि वो एक्सपीरियंस प्लेयर है, वो सीनियर है, वो एक्सपीरियंस है, उनके माइंड में जरूर चीज होगी। कम से कम डेली क्रिकेट ये जरूर पढ़ पाएगा। बाकी वही आपको बता पाएंगे कि फर्स्ट स्पेल में हमें यार विकेट क्यों नहीं मिल रहे हैं हमारे स्पेयर को। इस चीज को जरूर हमें दिक्कत दूर करनी होगी। एक आध विकेट से काम नहीं चलेगा, हमें रेगुलर विकेट्स निकालने पड़ेंगे। जो आप देखेंगे ना, अगर पिछले 10-15 मैचेस में, 10-12 मैचेस में, तो आपको बहुत कम विकेट्स की टैली मिलेगी फर्स्ट स्पेल में सोमपाल और करण के। एंड कुशल मल्ला की बॉलिंग के बारे में यहाँ पर जरूर करना चाहूंगा। और संदीप का रिकॉर्ड आपको मैं बता दूं, संदीप लामिछाने का जो आज स्पेल है वो मोस्ट इकोनॉमिकल स्पेल है उनके करियर का, जब उन्होंने 10 ओवर पूरे कराए हैं। उन्होंने 10 ओवर का पूरा स्पेल डाला हो, और ये इनका मोस्ट इकोनॉमिकल स्पेल है पिछले 5 सालों में। इससे पहले उन्होंने एक ही ऐसा इकोनॉमिकल स्पेल डाला था, जब उन्होंने पूरे 10 ओवर डाले थे, वो था यूएई के खिलाफ 2018 में। उसके बाद से अब ये मोस्ट इकोनॉमिकल स्पेल है उनका, 2.70 की इकोनॉमी, जब उन्होंने 10 ओवर पूरे के पूरे डाले हो। आप चाहे तो जाकर चेक कर सकते हैं। इनक्रेडिबल रिकॉर्ड यार वापसी के बाद बनाया है, इसीलिए ये इतने बड़े बॉलर हैं। अब यार चलते हैं, आप बाकी बॉलर्स की बात कर रहे थे। नहीं जरूर, ये तो खैर संदीप जबरदस्त है, इसमें आउटस्टैंडिंग बॉलर है। कभी-कभी बहुत अजीब सा भी लगता है कि इतने बड़े कैलिबर के बॉलर एक एसोसिएट के पास है, वाकई बहुत बहुत बड़ी एक खुशनसीबी की बात है। खैर, अब इस पे आ जाते हैं दूसरी चीजों पर कि कुशल मल्ला ने 49 रन दिए। ये एग्जैक्टली बात कर रहे थे, ये सपोर्ट जो मिला है कुशल मल्ला की तरफ से। कुशल भुरतेल ने भी जी हाँ आज 6 ओवर में 22 रन कराए। 6 ओवर की शायद जरूरत नहीं थी, ये बात जरूर है, 6 ओवर की जरूरत नहीं थी। आपको विकेट चाहिए था, आप विकेट लेने के लिए आए, आपने लगाया, शायद उसके बाद काम हो जाता। 6 ओवर की शायद आपको लगा कि इसके चक्कर में यहाँ 2 ओवर बचे रह गए सोमपाल और करण के। ये जरूर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। मैं जो सुनते होंगे, ये डेली क्रिकेट हमेशा ये कहेगा अपने मेन बॉलर के ओवर कभी मत बचाइए, कभी मत बचाइए। बचा कर आप क्या कर लेंगे? कुछ नहीं, नुकसान होगा, उल्टा नुकसान होकर रहेगा। आपको लगेगा कि यार क्या बोल रहे हो, किस दो को बैठा दिया है, किस 2 गधों को बैठा दिया है आपने। कोई भी कुछ भी बोलता रहता है आजकल, कुछ भी नहीं। एक वक्त ऐसा आएगा आपको लगेगा अबे यार क्या हो गया, हमने किसको बॉलिंग दे दी थी, देनी चाहिए थी हमें उन्हें, लेकिन हमने दे दी किसे। ये बहुत बड़ा सबूत है, इसके एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं।
लेकिन ये बार बार वो चीज करना, इसके एक ओवर काट देना, इसके एक ओवर काट देना, कम से कम प्राइम बॉलर्स के ओवर्स काटना, इसे आप बंद करें। मैं रोहित से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये फैक्टर आप धीरे धीरे समझेंगे। पार्ट टाइमर लाइए, उन्होंने विकेट्स निकाला, जी हाँ, वरना फिर वो पार्ट टाइमर हुए कैसे? वो आए, उन्होंने विकेट निकाला, बस हो गया, आपका काम हो गया। थैंक यू सो मच कि आपने विकेट निकाला। अब बैक टू अब हमारे स्ट्राइक बॉलर्स, ये वहां पर करने की जरूरत थी जो रोहित से मिस आउट हुई है। और कुछ है बॉलिंग में या फिर चेस की तरफ चले? जरूर चले। ये कंसर्न था जो बॉलिंग यूनिट पे जो लगा, जो हमें कहना था। बिल्कुल। और जैसे हमने पहले आपसे कहा कि डेली क्रिकेट आपके सामने उस तरह की एनालाइज पेश करने की कोशिश करता है जो सच में लॉजिकल है, फैक्ट के साथ है, और हम हर तरह की चीजें सोचकर आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। तो फिर फर्क ही क्या रहेगा कि हम भी अगर उसी इमोशन में बहकर आपके सामने वो चीजें ना रखें जिस वजह से आपने सब्सक्राइब हमें किया हुआ है। बिल्कुल, मुझे यही बोलने वाला था मैं कि यहाँ चिकनी चुकड़ी बातें कर तारीफे के पुल बांध कर, बिल्कुल होता ही है कि दो तरफा, यानी कि क्या हुआ है बुरा, क्या अच्छा हुआ है, दोनों को बिल्कुल सही है। और जहाँ पर तारीफ बनती है वहां तो तारीफ बिल्कुल होनी चाहिए। अब ये नहीं कि जहाँ तारीफ बनती है वहां पे भी अब आप तारीफ ना करें। अब चलते हैं चेस की तरफ। ये जो अयान चेस यहाँ पर रहा है, आज अगर नेपाल को ये स्कोर चेस करना था तो उनको सेकंड हाईएस्ट ओडीआई रन चेस आज उन्हें करना था, लेकिन वो इसके लिए बहुत सॉलिड और कॉन्फिडेंट थे, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही उन्होंने अपना हाईएस्ट सक्सेसफुल रन चेस किया, वो भी एक अच्छी खासी ठीक ठाक और अच्छी खासी बॉलिंग अटैक के सामने। लेकिन यहाँ पर स्कॉटलैंड की टीम यहाँ पर मौजूद थी, मार्क वार्ड थे, क्रिस सोल की मैं बात करूँ, और भी काफी अच्छे यहाँ पर बॉलर्स थे। और उसमें पहले तो चलिए फेस बाय फेस आप बता दीजिए, उसके बाद चलते हैं एक और 2-3 चीजों पर जो मैच में हमने डिस्कस किया था और वो कहीं ना कहीं यहाँ पर निकल के सामने आई। जरूर, पहले फेस की बात करें 1 से 10 ओवर की, तो 68 रन टीम ने बनाए और 4 विकेटों का यहाँ पर नुकसान टीम को उठाना पड़ा। 4 विकेट गिर गए और 40 डॉट बॉल इस बीच 1 से 10 ओवर के बीच टीम ने खेली है। वहीं दूसरे फेस की बात करें 163 पे 3, जी हाँ 163 रन टीम ने बनाए और 3 विकेट का यहाँ पर नुकसान हुआ। और वहीं पर आखिरी फेस की बात करें तो 44 रन, जी हाँ 44 रन टीम ने बड़ी आसानी के साथ बना दिए, पर बिना विकेट खोए यहाँ पर टीम ने बनाया। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। बिल्कुल। अब बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं इस तरफ के एनालिसिस में, अगर आपको मैं बताऊं, सबसे पहले मैच प्रीव्यू में हमने स्कॉटलैंड के लिए पर्सपेक्टिव से एक चीज कही थी कि अगर आप उनके दोनों ओपनर्स को जल्दी भेजने में कामयाब रहते हैं तो मिडिल ऑर्डर पे जो है वो बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाएगा, जिसे मिडिल ऑर्डर नेपाल का शायद इतने अच्छे से हैंडल ना कर पाए। और आज ओपनर्स आउट हुए और आपने देखा कि देखते ही देखते ओपनर्स के साथ साथ 3 विकेट और चले गए, यानी 4 विकेट हो गए 60-65 रन के अंदर अंदर। और ये कहीं ना कहीं एग्जाम्पल जरूर था कि अगर ओपनर्स को आपने गिरा दिया उसके बाद मिडिल ऑर्डर पे जो है वो बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा जिसे वो हैंडल नहीं कर पाएंगे। रोहित अच्छा हैंडल कर पाएंगे हमने कहा था, लेकिन आज रोहित ने भी कहीं ना कहीं वो भी कहना होगा कि उनके शॉट्स पे जरूर बात करेंगे। उनका शॉट जो है वो काफी ज्यादा अननेसेसरी शॉट वहां पर जरूर निकल कर आया। एंड यहाँ पर डॉट बॉल्स की मैं बात करना चाहूंगा। 153 डॉट बॉल स्कॉटलैंड ने खेली थी, 156 डॉट बॉल नेपाल ने यहाँ पर खेली है। उसके बावजूद भी कि उन्होंने उनके जो 60-65 पे लगभग 4 विकेट पूरा का पूरा टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर में से कुछ प्लेयर्स वहां पर पवेलियन लौट चुके थे, उसका पूरा का पूरा क्रेडिट जो है वो कहीं ना कहीं कुशल मल्ला की जो हार्ड हिटिंग बैटिंग रही है उसको जरूर जाएगा। एंड अब यहाँ पे बात करना चाहूंगा टॉप ऑर्डर, ओपनर्स और मिडिल ऑर्डर, इनके विकेट्स आपको कैसे लगे? बॉलिंग इफेक्ट या बैटिंग एरर्स? जरूर बैटिंग एरर्स और प्लस बॉलिंग इफेक्ट। जिस लाइन और लेंथ पे रखी है वहां पर अगर हम कहेंगे जबरदस्त लाइन लेंथ थी, आप गलती उन्होंने करवाई है और उन्होंने गलती कर दी है। हमने कई बार देखा है बॉलों को छेड़ते हुए, और जो ओपनर्स हैं उन्होंने काफ़ी तरह बॉलों को छेड़ा है, ज़्यादा बाहर जाती हुई, थोड़ी ऑफ लेंथ पे है, अच्छी लेंथ पर है, उनको भी लीव करने की यहाँ ओपनर्स को थोड़ी जरूर ध्यान देने की ज़रूरत है। आज वापस से कुशल ने वो गलती कर दी ज़रूर, और आप अच्छा कर रहे हैं और आसिफ जो है उनको ये सब करने की ज़रूरत है। क्यों? कुशल जो है वो मूडियन है, आप ये कह सकते हैं कुशल मूडियन है। एक इनिंग में अच्छा करेंगे, दूसरी इनिंग में वो फ्लॉप हो सकते हैं, फिर एक इनिंग में अच्छा, फिर दूसरी इनिंग में, 2 इनिंग छोड़कर तीसरी इनिंग में वो ऐसे टाइप के बैट्समैन हैं। लेकिन आसिफ जो है उन्हें लंबी लंबी इनिंग्स खेलने की आदि होनी चाहिए। जितना ज्यादा वो लंबा जाएंगे पारियों में उतना बेहतर होगा। तो ये सब चीजें आसिफ को अपना गेम डिसाइड करना होगा कि आखिर मुझे बॉल को छेड़ना है या क्या करना है। मुझे अगर छेड़ना है तो ऐसे छेड़ना है कि सीधा क्लियर कर जाए, टपा जाए, क्योंकि आपका वो गेम नहीं है, आसिफ का वो गेम नहीं है। कुशल का वो गेम है मार के खेलूंगा, मार के आउट हो जाऊंगा, गया तो गया वरना आउट। जैसे कि हमने देखा 115 रन बनाए तो उन्होंने क्लियर हिटिंग की, आज वो नहीं हो पाया। तो आसिफ को ये चीजें ज्यादा करने की जरूरत है। ये थोड़ा सा
फोकस करने की जरूरत है, आपको और ज्यादा डिसिप्लिन लाने की जरूरत है अपनी इनिंग में। और ज्ञानेंद्र मल्ला भी आज ऐसे ही आउट हुए, छेड़कर बिल्कुल एज आउट हुआ। और रोहित पटेल भी, रोहित पटेल के बारे में जरूर बात करेंगे, पर ये टॉप ऑर्डर जो है बिल्कुल बल्ला लगाने के लीव करने के चक्कर में नहीं, सिर्फ सबको बल्ला लगाना ही है। बिल्कुल, तो यही सबसे बड़ी रीजन रहा। अब यार बात करते हैं रोहित पटेल के बारे में। एज अ कैप्टन जब वो आए 3 विकेट गिर गए, उसका बहुत एक जबरदस्त प्रेशर उनके ऊपर यहाँ पर था, तो उनका जो आउट रहा उसको भी आपने देखा किस तरह से वो आउट हुए। जब वो बैकफुट पे गए तो ऑफ साइड पे जाकर उन्होंने जो शॉट लगाया, अब मेरे ख्याल से कट लगाने के लिए वो गए थे, उस आउट को आप किस तरह से देखते हैं? उसके बाद चलते हैं कुशल और दीपेंद्र की इनिंग कैसी रही और किस तरह से अलग रही। जरूर देखिए, यही तो बस प्रॉब्लम है, और ये चीजें बहुत ज्यादा होनी चाहिए जब आप 1 डाउन 2nd डाउन, ये आउटमैन ऐसे होने चाहिए जो बहुत कम गलतियां करें। ये डाउन गलतियां करने की बहुत कम गुंजाइश देता है, क्योंकि इस डाउन में बहुत बड़े बड़े प्लेयर आते हैं और आपकी टीम के बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर आते हैं। बिल्कुल, तो ये डाउन अगर मजबूत हो गया और रेगुलर इंटरवल में तो बहुत फायदा होने वाला है। आज आपको ऐसी इनिंग देखने को मिली, नीचे हो सकता है 10 में से आपको 6 बार 7 बार ये देखने को मिल जाए, लेकिन 3 बार जब देखने को नहीं मिलेगा तो वो बहुत ही क्रंच सिचुएशन ना हो जाए कहीं। एससीसी प्रीमियर कप का आपको पहुंचने के लिए वो चाहिए, आप जाना चाहते हैं एससीसी प्रीमियर कप खेल कर आप पहुंच जाएंगे, एशिया कप में नहीं पहुंच पाए तब। तो ये 3 बार जो है 10 में से 7 बार वाला जो है हाँ कर दिया, 3 बार में वो वही डेट होगा जिस दिन एससीसी प्रीमियर कप का आपको पहुंचने वाला दिन होगा। ये जीते तो ये सीधा हम पहुंच गए। जी हाँ, ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। अभी आप ये बहुत ज्यादा क्रूशियल है 1 डाउन 2nd डाउन का चल पाना, वो भी रेगुलर में। वो शॉट की जरूरत नहीं थी, क्या जरूरत थी उस शॉट की? जब आपने देखा 2-3 विकेट मेरे सामने गिर चुके हैं, मुझे क्या जरूरत है आपको मारने जाने की? आप रोकिए, खेलिए, टिकिए और इंपॉर्टेंट समझिए विकेट का। आप समझिए कि मैं रोहित पटेल हूं यार, मैं इतना आसानी से कैसे विकेट दे सकता हूं? अपने ऊपर ही थोड़ा घमंड ले लीजिए। और सबसे बड़ी बात कि ये होता कि नहीं यार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉल थी, क्या मैं इस डिलीवरी पे आउट होने लायक प्लेयर? ये खुद से पूछिए, ये रोहित पटेल से यही कहना चाहेंगे आप, ये खुद से पूछिए कि रोहित पटेल नेपाल का जो टॉप स्कोरर है, क्या कैप्टन है, क्या ये बॉल डिजर्व करता है आउट होने के लिए? बस इसीलिए बहुत ज्यादा अफसोस हुआ कि रोहित पटेल इस तरह की बॉल पे आउट हुए जो बिल्कुल भी विकेट टेकिंग डिलीवरी तो किसी भी सूरत में नहीं थी, खास करके रोहित पटेल जैसे बैट्समैन के सामने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इन एरर्स को दूर करना, और ज्ञानेंद्र मल्ला के लिए भी यही यहाँ पर है। उसके बाद हम बात करें कुशल मल्ला की एंट्री और फिर संदीप जोरा आए। पिछले मैच में उनके लिए T20 जैसा माहौल था, उन्होंने एक अच्छी इनिंग खेली, लेकिन यहाँ पर एक पार्टनरशिप बिल्डअप की जरूरत थी। संदीप जोरा यहाँ पर मात खाते हुए नजर आए, सिर्फ 8 रन पे वो आउट हो गए, लेकिन वहां पर एंट्री हुई दीपेंद्र सिंह ऐरी की और उधर से कुशल मल्ला आए। कुशल मल्ला की जो इनिंग यहाँ पर रही है वो क्लियर कट रही है, जो माइकल लीक्स ने अपनी बैटिंग में अप्रोच रखा था कि मैं एग्रेशन मोड अपना के चलूंगा। और एक चीज इन 2 मैचों से कम कोच सर के बारे में इतना क्लियर जरूर नजर आ गया है कि एग्रेसिव मोड जो है वो आपका ऑन रहना चाहिए। ये मैसेज क्लियर पता चल रहा है मोंटी देसाई सर की तरफ से नेपाल के बैट्समैन के लिए। एंड कुशल मल्ला की इनिंग को आप किस तरह से देख रहे हैं? जिस स्ट्राइक रेट से उन्होंने खेला है, जिस तेजी से उन्होंने खेला है, जिस अंदाज से उन्होंने हर 2-2 3-3 गेंद बाद कम से कम बाउंड्री क्रॉस करने की कोशिश की है। और वहीं पर दूसरी तरफ दीपेंद्र सिंह ऐरी की, जब वो नए शुरू में आए तब उन्होंने एक एंकरिंग का रोल ज्यादा बेहतर प्ले किया कुशल मल्ला के साथ, जब कुशल मल्ला वहां पर थे। नहीं, बिल्कुल सही कहा। देखिए, कुशल मल्ला के बारे में तो यही कहेंगे कि जिस ऊपर उन्हें भेजा गया है वो ऐसे ही गेम के लिए बने। अगर गेम डिसाइड आपका हो जाता है तो फिर या ज्यादा आप पर बोझ नहीं डाला जा सकता। मेरे कहने से मतलब ये है, आप बीच में नहीं फंसे हुए हैं। आपका गेम अटैक करने का है तो आपने अटैक किया है और आज हो गया है। बिल्कुल, ये कहना होगा आज ये अटैक हो चुका है और आज आपने जो गेम खेला है जबरदस्त गेम था। आज आपका डे था और बिल्कुल फॉर श्योर ये जबरदस्त इनिंग रही है और आप इससे बहुत कुछ आप लर्न कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। जिस तरीके से आपने पावर हिटिंग की, हर बाउंड्रीज की तरह आपने रन्स मारे, रन्स लिए तेजी के साथ, आप खाली बाउंड्रीज पे डिपेंड नहीं रहे। क्या ये आप खुद अपने आप पे सीख सकते हैं कि यार मैं खाली चौकों छक्कों पे थोड़ी ना डिपेंड हूँ, मैं रन भी ले सकता हूँ, भाग सकता हूँ, दौड़ सकता हूँ, 2 रन ले सकता हूँ और हाँ, जब बॉल खराब आए, बॉल मिले तो सीधा मैं बाहर में मार सकता हूँ। तो ये चीज़ें लर्न करने की चीज़ें हैं, लेकिन ज़्यादा हम आपके तारीफ के पुल भी नहीं बांधेंगे, ये ज़रूर, क्योंकि देखना होगा हमें कंटिन्यू तौर पे
क्रिकेट जो है वो और आने वाले मैचेस जितने होंगे आज के दिन में, हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप प्लेयर ही ऐसे हैं। जी हाँ, आप प्लेयर ही ऐसे हैं कि आप कुशल मल्ला ने आज इनिंग खेल दी जबरदस्त, फिर कल को हम अगर आपसे कहेंगे अरे आज कुशल मल्ला तो बेकार हो गए, आपने कुछ नहीं किया, वो फिर दिल्ली क्रिकेट दोगला हो जाए। जी हाँ, वो फिर ऐसा हो जाता है कि एक एज अ फैन इमोशन में बहकर कोई चीज कह देना। तो दिल्ली क्रिकेट यहाँ पर कंसिस्टेंसी देखना जरूर चाहेगा कि आपने आज इनिंग अच्छी खेली, आज टीम के काम आई, उसके लिए आपको 100 पॉइंट्स और पूरी आपकी तारीफ होनी चाहिए। लेकिन क्या कंसिस्टेंट बेसिस पर इसे आप कितना लेकर जाते हैं, कितना आप इस इनिंग से सीखते हैं, वो बहुत क्रूशियल हो जाएगा। क्योंकि हमारी जो एनालिसिस होती है वो वही देखकर होती है कि ये टीम यूएई में जाएगी, वहां पर जो एरर्स आज हुए हैं आज इनके सामने बताई जाए कि ये एरर्स वहां वो ना हो, फिर ये टीम नाइविया जाएगी, वहां पर वो एरर्स ना हो, वो हम आपके सामने बताएं। ये एनालिसिस में हमारा प्रेम में जो प्राइम रहता है। लेकिन दीपेंद्र सिंह ऐरी की इस इनिंग को जो हम कहेंगे वो बहुत ज्यादा अलग रहेगी। यहाँ पर तारीफ जरूर यहाँ पर दीपेंद्र सिंह ऐरी की निकलेगी। और फाइनली रोहित पटेल वो कैप्टन थे जब केन्या दौरे में गए थे, तो दीपेंद्र को नीचे किया था और आज वापस से 5वें डाउन आज वो बैटिंग करने के लिए आए हैं। लोअर ऑर्डर में आज उन्हें बैटिंग करने का मौका मिला और रिजल्ट आपके सामने है। और सिर्फ ऐसा ही नहीं कि उन्होंने खूब बाउंड्रीज और छक्के ही लगाने स्टार्ट कर दिए। जैसे ही कुशल मल्ला आउट हुए उन्होंने एंकरिंग से लीड वाली जिम्मेदारी ले ली। एंकर के साथ साथ वो लीड वाली जिम्मेदारी तो ले ली, उसके बाद साथ साथ में वहां पर गुलशन झा रहे, सोमपाल कामी रहे, उन्होंने अपना सपोर्ट जारी रखा। जो हम लगातार कहते हैं सोमपाल, ऐसे हम काफी वक्त कहते हैं कि अब सिर्फ बॉलर का रोल निभाना बंद करिए, अब आपको 20-25-30 नीचे आकर कंट्रीब्यूशन भी देने की बहुत ज्यादा जरूरत है, जो वापस से सोमपाल ने आज किया है। गुलशन ने भी थोड़ा जरूर किया। लेकिन वापस से मैं आऊंगा दीपेंद्र सिंह ऐरी की को। क्या आपको एक चीज पता है, 38 ओवर के बाद से यानी 38.1 जब ओवर हुआ, बॉल नेपाल जब चेस कर रहा था, तब से लेकर मैच खत्म होने तक सिर्फ 2 बाउंड्रीज नेपाल के बैट्समैन ने लगाई है। बहुत बैटिंग से जो गई है, बाकी तो वो वाइड से गए, बैटिंग से सिर्फ 2 चौके लगे, बाकी सब दौड़ के लिए गए, सिंगल और डबल। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था कि नेपाल इस मैच को चेस कर पाया। एंड दीपेंद्र सिंह ऐरी की इनिंग कैसी रही है, स्ट्राइक रेट, बाउंड्रीज, सिंगल, डबल्स, बाकी और सिचुएशन को देखते हुए वाकई कमाल की इनिंग रही है। क्योंकि लोअर ऑर्डर में आके जब विकेट इतने सारे गिर गए आपके सामने, पहले आपने एक पार्टनरशिप दी कुशल मल्ला के साथ, वो बहुत क्रूशियल था। वो आपने अपना एक कैलिबर दिखाया कि हाँ मेरे अंदर कुछ बात है। आज आपने वो सचमुच जबरदस्त इनिंग खेली है। जो भी आपके अंदर आया, आज दिमाग में आया, जो भी आपने इम्प्लीमेंटेशन किया ग्राउंड में आकर, वो जबरदस्त था। बॉलें बयान कर रही हैं, 100 बॉलें आपने खेली है, 100 बॉलों के लिए तारीफ होनी चाहिए, बहुत अच्छी। आपका इंटेंट शायद ये था मैं 100 बॉलें खेल के जाऊंगा। इससे जो हमें नजर आता है डेली क्रिकेट को कि वो यही है कि शायद आपका इंटेंशन रहा था कि मैं 100 बॉलें खेलूंगा, मैच को लेके जाऊंगा। बिल्कुल, मैं बस यही कहने वाला था, मैच को लेके जाऊंगा, जितना हो सके लेके जाऊंगा। हम हार जाए, टीम हार जाए, लेकिन मैच को लेके जाना है। ये सोच आज रही होगी आपकी, जो आज 70 का स्ट्राइक रेट रहा आपका, 116 तकरीबन बॉलें आपने खेली और 81 रन आपने बनाए, बहुत शानदार है। 85 की इनिंग उनकी रही है, 38 रन मेरे ख्याल से 38 रन बाउंड्रीज के हैं। उसके बाद अगर आप देख रहे हैं 85 रन यानी 50 के आसपास, उससे ज्यादा ही मेरे ख्याल से 50 के आसपास जो रन है उन्होंने वो सिंगल डबल से, उसने आपको बताया 38 ओवर के बाद से नेपाल के जीतने तक सिर्फ 2 बाउंड्रीज बैट से मारी गई है बैट्समैन के, बाकी सब सिंगल डबल का इस्तेमाल किया गया है। बहुत अच्छी और क्वालिटी इनिंग ये दीपेंद्र सिंह ऐरी देखने को मिली है। डेफिनेटली मैं इस इनिंग को नेपाल की तरफ से जितना भी हमने क्रिकेट देखा है यार पिछले 2 सालों में, इस इनिंग को खास करके सिचुएशन को देखते हुए, जो बॉलों को देखते हुए, ओडीआई में 100 बॉलें खेलकर डेफिनेटली ये नेपाल की वन ऑफ द हाई रेटेड इनिंग्स में होनी चाहिए जितनी भी अब तक हमने देखी है पिछले 2 सालों में, चेस करते हुए खास करके। और टीम भी सामने आपको देखनी होगी। बहुत शानदार इनिंग दीपेंद्र सिंह ऐरी। फाइनली आप भी एशियन प्लेयर ऑफ द कंटेंडर की वीक में जरूर आ गए, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक ही रिक्वेस्ट रहेगी रोहित से कि आप उन्हें लोअर ऑर्डर में ट्राई करते रहिए। ये एक तरीका है, शायद वो अगले मैच में फेल हो जाए लेकिन वो वापस से उठेंगे। इस में उन्हें ट्राई करते रहिए और ये उनसे रन्स लेना शुरू करिए। वो कंट्रीब्यूशन जितना दे उतना ज्यादा बेहतर होगा, ताकि ये ना हो जाए कि जैसे कि आज की हम बात कर लें 33 इनिंग्स में उनकी ये दूसरी 50 है। बताइए आप सोच के देखिए, ये इनकंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि आज ये हुआ फिर चाहे अगला 6 बार और वेट करना पड़े, ये कंसिस्टेंसी बनी रहे। रोहित ने लोअर में ट्राई करी और दीपेंद्र सिंह ऐरी आपको ये गेम सूट कर सकता है। इस डाउन पर आकर आप इसे ट्राई जरूर करें। एंड और एक बेहतरीन चीज यहाँ पर कंप्लीट किया और सोमपाल और गुलशन की हम बात कर चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन उनका भी रहा है। एंड
स्कॉटलैंड की बॉलिंग की अगर मैं बात करूं, वन ऑफ द डिजास्टर्स बॉलिंग एफर्ट मैंने अभी तक स्कॉटलैंड का देखा है जब से हमने कवर करना शुरू किया है। नहीं बिल्कुल, लाइन और लेंथ की हालत आपने देखी आज है। नहीं बिल्कुल सही कहा आपने। और क्या बहुत ही वाहियात अगर हम कहेंगे इस लहजे में, अगर हम जी हाँ। कहें बहुत ही खराब पुअर बॉलिंग हुई है आज। अगर हम देखें क्रिस सोल ने शुरुआती ऐसी कर दी, 23 रन उन्होंने दे डाले, लेकिन उसके बाद उन्होंने विकेट जरूर लिए, लेकिन 23 रन आपने खर्च कर दिए ऑलरेडी। लेकिन उसके बाद नेपाल की जिस तरीके से नेपाल ने वापसी की, नेपाल ने कुछ नहीं, कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा और बॉलिंग भी बहुत मीडियोकर रही है। अब सिर्फ ऐसा क्रिकेट बॉलिंग रही है, सिर्फ सिंपल सी, हाँ मैं आ रहा हूँ, मैं डाल रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, रन्स कर रहा हूँ, सिंगल डबल को रोकने की कोशिश नहीं हो रही है, बाउंड्रीज को रोकने की कोशिश नहीं हो रही है, किसी एक एरिया पे खिलाने की कोशिश नहीं हो रही है। अगर हम ये कहें तो बॉलिंग प्लान में बहुत ज़्यादा वीक नजर आया। अगर कुछ प्लान नजर आता तो और बेहतर होता। और कुशल मल्ला की हार्ड हिटिंग ने वो भी खत्म करके जी हाँ, एक प्रेशर बना दिया बॉलर्स, क्योंकि रन रेट कम ही नहीं हो रहा था। कुशल मल्ला रन रेट कम ही नहीं होने दे रहे हैं, और जिसका जो प्रेशर है वो सामने वाली टीम पे बना। और दाद देनी होगी कि आपसे बेहतर सामने वाली टीम खेली, आपको कोई प्लान बनाने का मौका ही नहीं दिया गया नेपाल के 2 बल्लेबाजों द्वारा, कुशल मल्ला और दीपेंद्र सिंह हैरी के द्वारा। तो जबरदस्त बैटिंग हुई और आपकी जो बॉलिंग है, सिर्फ मार्क वाट एक आज रहे, और वो क्वालिटी दर्शाता है कि क्या क्वालिटी है उनमें, जबरदस्त क्वालिटी रही है। और उसके अलावा किसी ने कुछ नहीं किया। बिल्कुल, एक चीज जरूर यहाँ कहना चाहूंगा, एंड जैक जार्विस के 4 ओवर के बजाय मुझे लगता है हमजा ताहिर पे थोड़ा ज्यादा बिलीव स्कॉटलैंड को दिखाना चाहिए था। अगर हम स्कॉटलैंड के पर्सपेक्टिव से देखें, नहीं जरूर, ये बड़ा एक्सपीरियंस भी वो साथ में रखते हैं। नहीं बिल्कुल सही कहा आपने, ये मुझे भी अजीब लगा था और हम बात भी कर रहे थे इस बारे में। तो थोड़ा ये अजीब है, 1 ओवर में 11 रन और फिर हटा देना। ये यहाँ पर भी ये प्रॉब्लम शुरू हो गया है लगता है स्कॉटलैंड में भी, कि अपने मेन बॉलर है भैया, वो बॉलर है, कोई बैट्समैन नहीं है जो आपने 1-2 ओवर दे रहे हैं। और आपके मेन बॉलर्स माइकल लीस ने भी थोड़ा आज बेटर नहीं हो पाए, लेकिन खैर उन्होंने उनकी क्या बात करनी। लेकिन अदर बॉलर्स ने यहाँ बहुत ज़्यादा निराश किया है कि कोई भी स्टेप अप करता हुआ नजर नहीं आया। और वेल डन नेपाल के जो बैट्समैन, दोनों बैट्समैनों ने जो पूरी तरीके से फेल करके रख दिया स्कॉटलैंड को। बिल्कुल, तो क्लियर कट है, ये पूरा एनालिसिस था जो आपके सामने प्रेजेंट किया, जो कि कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस तरह से हम इस एनालिसिस को हमने कंप्लीट किया कि नेपाल की जो जीत रही है ये किस तरीके की रही है। तो फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही, और आपकी क्या राय है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और उम्मीद है कि आपको एनालिसिस हमारा पसंद आया होगा, क्योंकि डेली क्रिकेट हमेशा आपके सामने उस तरीके की चीजें प्रेजेंट करता है जो हमें लगता है वही आपके सामने प्रेजेंट करती है। ये नहीं कि जबरदस्ती हम कुछ भी बोलते रहे, फिर परसों जाकर और तरसों जाकर कहें कि अरे ये तो यार ये ऐसा हो गया, वो ऐसा हो गया। आप उम्मीद है कि आपको एनालिसिस हमारा पसंद आया होगा। और यहाँ पर एक चीज और है, एंड ब्रेंडन मैकमुलन का पहला ये फेलियर है, और इस दौरे में वो आए, रन्स भी सिर्फ 20 किए और आज यहाँ पर एक भी विकेट नहीं निकाल पाए। डेफिनेटली ब्रेंडन मैकमुलन का पहला फेलियर उनका यहाँ सब कॉन्टिनेंट में। नहीं बिल्कुल सही कहा आपने, और जल्दी से जल्दी सीखना होगा, कोई दोहराई नहीं है इसमें। जब आप टीम में हैं तो हर वक्त आपको स्टेप अप करने के लिए तैयार रहना है। कोई एक्सक्यूज, कोई बहाना नहीं बनता। वो आप जो बहाना दे सकते हैं वो दीजिए, ये हो गया वो हो गया, लेकिन ऐसा क्रिकेटर कभी नहीं। और एंड इंटरनेशनल क्रिकेट में तो बिल्कुल बहाने नहीं चलते, सीधा परफॉर्म मैटर करता है। और करा तो करा आपने, और नहीं किया तो वो आप आज आपका डे नहीं रहा, पूरा ही चल रहा, एक दिन नहीं, अब तो 2-2 मैचेस हो। जी हाँ, अब अगले मैच में देखना होगा कि ब्रेंडन मैकमुलन किस तरह से परफॉर्म करते हैं नेपाल के खिलाफ और नामीबिया के खिलाफ भी। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। अगर आपको एनालिसिस पसंद आया प्लीज वीडियो को लाइक करिए और डेली क्रिकेट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस तरह से इंटरेस्टिंग एनालिसिस आपके सामने एशिया क्रिकेट मैचेस की लगातार हम प्रोवाइड कराते रहते हैं। कल यूएई ने अफगानिस्तान के साथ एक अच्छा कॉन्टेस्टफुल मैच खेला, उसके एनालिसिस में डाली हुई है, एक बार जाकर जरूर सुनिएगा। बाय।